हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान मात्र था, लेकिन पांचवें गणतंत्र में ये स्थिति बदली और पांचवें गणतंत्र में राष्ट्रपति को वास्तविक राष्ट्रीय नेता की स्थिति प्रदान की गई। अब राष्ट्रपति पद की शक्तियां और उनके कार्य बहुमुखी हैं। राष्ट्रपति को विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं, जिनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्यपालिका शक्तियों की। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है और राष्ट्रपति ही अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व अन्य देशों में करता है। वही जल, स्थल और वायुसेना का प्रधान भी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल का निर्माण करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। केवल प्रधानमंत्री का चयन ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर उनका पूरा नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग के कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का परामर्श अनिवार्यतः लेना पड़ता है, लेकिन दूसरे भाग के कार्य ऐसे हैं जिनके जो अधिकार हैं उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं और स्वयं अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। ये जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं जिनमें राष्ट्रपति को स्वयं विवेक प्राप्त है, वो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। इस प्रकार हम देखें तो राष्ट्रपति को जो शक्तिशाली जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। चतुर्थ गणतंत्र में राज्य की जो राष्ट्रपति थे उनकी स्थिति औपचारिक प्रधान मात्र की थी और उनको जो विधायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। राष्ट्रपति के पास द्वारा जो संसद के पास संदेश भेजे जाते थे उन पर भी मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते थे और राष्ट्रपति द्वारा केवल धन्यवाद के अतिरिक्त और कोई संदेश संसद के पास नहीं भेजा जाता था। लेकिन पांचवें गणतंत्र में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में संदेश भेज सकते हैं और व्यवहार में देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति के संदेश हैं वो कानून निर्माण पर पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। राष्ट्रपति संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना की जानी चाहिए। प्रार्थना शब्द का यहाँ अर्थ है कि अधिवेशन आमंत्रित करें या ना करें, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार जो अधिवेशन बुलाया जाएगा, विशेष अधिवेशन, उस पर केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा जिन पर राष्ट्रपति चाहें। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी संसद को लौटा सकते हैं। संसद से पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति को 15 दिन के भीतर उसे कानून घोषित करना होता है। लेकिन इस अवधि में वो चाहें तो विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, जिस पर संसद को अनिवार्य रूप से विचार करना होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना भी है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जनता की सहमति से अपनी इच्छानुसार कानून का निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है वो है राष्ट्रीय सभा को भंग करने से संबंधित। गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। बुद्धिमान जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में और बड़े ही पर्याप्त सोच विचार के पश्चात ही करता है, क्योंकि यहाँ जो भाषा है संविधान की धारा की, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों से केवल परामर्श लेना आवश्यक है
अनुमति नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों में राज्य के कौंसिलों की, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों की, राजदूतों की, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो भारत जैसे देश हैं, जो भारत ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं, उनमें सम्राट या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उनसे अधिक बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं उनका वास्तविक जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन पंचम गणतंत्र के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति यहाँ भिन्न है। इसके साथ ही उनकी यदि तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ की जाए तो यहाँ भी उनकी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, जबकि फ्रांस में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर संसद की पुष्टि आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं नियुक्तियों के संबंध में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं। अब बात करते हैं विदेश संबंधों के संचालन की शक्ति की। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत विदेशों से जो संबंध संचालित करने के विषय में राष्ट्रपति को व्यापक जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति ही राजदूतों की, विशेष दूतों की और प्रदूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से जो भी राजदूत आते हैं उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। इसके साथ ही जो संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं उनके विषय में भी राष्ट्रपति का जो प्रभाव है वो निर्णयकारी होता है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका और विधायी बल्कि न्यायिक जो क्षेत्र हैं उसमें भी महत्वपूर्ण शक्तियां रखते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि सभी देशों में, अधिकांश जो देश हैं वहाँ संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया जाता है, लेकिन फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संविधान की व्याख्या का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये देखे कि राज्य क्षेत्र की अखंडता और एकता बनी रहे और संविधान का सम्मान हो। इस प्रकार जो राष्ट्रपति हैं उनको न्यायिक क्षेत्र में कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक माने जाते हैं। राष्ट्रपति ही न्यायपालिका की उच्च परिषद, संवैधानिक परिषद का सभापतित्व करते हैं और उनके सभी सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके साथ ही वो संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों की और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। न्यायिक शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। ये संकटकालीन शक्तियां 1958 के संविधान में, उस समय जब फ्रांस की स्थिति बहुत अधिक विकट थी, तो इस कारण से उस विकट परिस्थिति से निकालने के लिए राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति थे जनरल डी गॉल, उन्होंने स्वयं कहा था कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नेतृत्व की असफलता से उत्पन्न उस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकना था जो 1940 में उत्पन्न हुई थी। जो पहले चतुर्थ गणतंत्र में इन शक्तियों का कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक संदेश द्वारा राष्ट्र को इस परिस्थिति से परिचित करवाएगा कि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर और तात्कालिक कारण जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया है और राष्ट्र की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति खतरे में पड़ गई है। तो राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करेगा और संकटकाल की घोषणा के साथ ही संसद का अधिवेशन है वो प्रारंभ हो जाएगा और इस समय जो संसद है वो, राष्ट्रीय जो सभा है वो भंग नहीं होगी और ना ही संसद की बैठक स्थगित होगी। राष्ट्रपति की कार्यवाही का एक उद्देश्य होगा कि कम से कम समय में सामान्य स्थिति स्थापित हो जाए, जिससे संविधान द्वारा स्थापित सरकार अपने कार्यों को कर सके। इस प्रकार
कौन सी परिस्थिति संकटकालीन है या नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उनको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं, न केवल विधायी क्षेत्र में, न केवल प्रशासनिक क्षेत्र में, न केवल न्यायिक क्षेत्र में, बल्कि जो इन सभी क्षेत्रों में उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं और व्यवहार में भी वो इन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके साथ ही जो राज्य की स्वतंत्रता, अखंडता और संविधान की प्रतिष्ठा की रक्षा का भार भी राष्ट्रपति पर ही रखा गया है। राष्ट्रपति की इस महत्वपूर्ण स्थिति पर मॉरिस थोरेज एक टिप्पणी करते हैं। वो लिखते हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो 19वीं सदी के सम्राटों से भी अधिक अधिकार रखते हैं। तो यही वास्तविक स्थिति भी यही है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो स्थिति है वो शक्तिशाली है और